चलिए नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग देखा नागरिकता। नागरिकता के तहत हम लोगों ने देखा कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता देने के क्या प्रावधान है, किस किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है और नागरिक को क्या अधिकार हमारे यहाँ मिलते हैं भारत में, और हमारे शत्रु मित्र को, शत्रु देश को और जो हमारे मित्र देश हैं उनके लोगों के साथ क्या क्या प्रावधान है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर लगता है कि उसको देखना है, क्योंकि यहाँ से आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है समझने में, तो आप पिछला वीडियो जो है नागरिकता उसको देख लेंगे। तो चलिए आज देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता देने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था भारतीय संसद द्वारा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में, यानी कि नागरिकता कैसे मिलेगी और आपकी नागरिकता कैसे समाप्त कर दी जाएगी, इसके बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया है। ये संशोधन कौन कौन से उसको हम लोग देखते हैं। उसमें पहला है, संशोधन की बात कर रहे हैं, एक बार तो बन गई नागरिकता अधिनियम 1955, अब इसके संशोधन की बात करें। संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 57। पहली बार 57 में संशोधन किया गया था, 57 में, 55 में लागू हुआ था, 2 साल बाद संशोधन किया गया था। फिर दूसरा, निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1960। निरस्त एवं, जिसको हम लोग रिपीलिंग करते हैं, निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1960। तीसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1991, 1992। इसके बाद छठा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, फिर 2005, फिर 2015। ठीक है। इस प्रकार से आज छठा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार संशोधन किए गए। इसके मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, मतलब आप भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और नागरिकता का अर्जन के संदर्भ में जो बातें कही गई है उसको हम लोग अभी देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं नागरिकता अधिनियम 1955। तो हम लोग नागरिकता का अर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। कितनी शर्तें बताता है? 5 शर्तें। 5 शर्तें बताता है कि आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जन्म से, इसके बाद वंशानुगत,
पंजीकरण, इसके अलावा प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि, किसी राज्य किसी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है तो क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। जैसे भारत के आजाद होने के बाद हम लोग कुछ क्षेत्रों को अपने में शामिल किए थे, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, तो वो क्षेत्र आ गए, हम में शामिल हो गए, तो वहां उसमें रहने वाले लोग हमारे नागरिक हो गए। तो इसके आधार पर हम लोग देते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं इन सभी पांचों के बारे में। पहला क्या है? जन्म से, यानी कि जिसने भारत में जन्म ले लिया उसे भारत की नागरिकता मिल गई। भारत में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता या दादा दादी के जन्म की राष्ट्रीयता के आधार पर, हम लोगों ने जो बात किया था पिछले में, इसके बावजूद ही नागरिक होगा। तो जन्म के आधार पर है कि 26 1950 या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक हो सकता है। 26 जनवरी 1950 के बाद जो जन्म लिया वो तो नागरिक हो ही गया। लेकिन बात आती है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी से पहले इसका है, लेकिन वो पाकिस्तान चला गया, बात पाकिस्तान की ही एक थी इसमें, दूसरी बात वो कहीं और किसी और देश में उसके पूर्वज चले गए, तो वहां से अगर उसको वापस आना है, भारत की नागरिकता चाहता है, तो एक ही कंडीशन है कि 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। अगर उसके माता पिता भारत में जन्म लिए होंगे तो नागरिक वहां से कहा जाएगा उसे। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक भारत के नागरिक रहे हों। कब? 1 जुलाई 1947। 1 जुलाई 1947 के पूर्व जो व्यक्ति जन्मा है उसके माता पिता के जन्म राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके बाद वाले में क्या होगा कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो तो वह क्या हो जाएगा? उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो, फिर एक डेट क्या आता है? 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो, उसका जन्म हुआ हो, तो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। मतलब वो जैसे हमारे यहाँ रोहिंग्या की बात आती है, वो भारत में रह रहे हैं लेकिन वो हमारे यहाँ भारत में रह रहे हैं लेकिन उनका वो अवैध प्रवासी माने जाएंगे क्योंकि वो अस्थायी रूप से हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हैं। वो बांग्लादेश के हैं, हमारे यहाँ शरण लिए हुए हैं, हमारे यहाँ वो रह रहे हैं। तो उस स्थिति में 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म हुआ हो, उस दिशा में ये रहेगा कि उसके माता पिता में से किसी का वो भारत के नागरिक रहे हो दोनों में से एक, या उस समय भारत का नागरिक हो या
और दूसरा है कि वह प्रवासी न हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक अगर कोई है जो भारत में नौकरी कर रहा है, भारत में पदस्थ कोई विदेशी नागरिक जो भारत में नौकरी कर रहा हो, सॉरी राजनयिक, राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ राजनयिक है, वहां का है, हमारे यहाँ रह रहा है, रहने के पीछे यह है कि किसी देश का वो राजनयिक है यहाँ पे, तो और उसके बेटे बेटी को नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरा एक और बात है कि जो कोई शत्रु देश का बच्चा है, तो शत्रु देश के बच्चे को हम लोग जो शत्रु देश मानते हैं उसको नागरिकता अर्जन करने का अधिकार हमारे यहाँ भारत में नहीं होगा। फिर बात दूसरा क्या आता है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर हम लोग कहा था वंशानुगत, तो कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व, दो कंडीशन है, 26 जनवरी 1950 के बाद या परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व, से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, भारत के बाहर में हुआ है, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। तो वंश के आधार पर कब बनेगा, जब उसके पिता भारत के नागरिक हों। तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। यदि 10 जनवरी 1992 को या उसके बाद, यदि 10 जनवरी 1992 को या उसके बाद, त्रुटि दिसंबर है, 10 दिसंबर 1992 अमेंडमेंट को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसका जन्म भले भारत के बाहर हुआ, जैसे मान लो वो बाहर चले गए घूमने को, जन्म विदेश में हो गया, लेकिन वो कोई एक माता पिता में से भारत का नागरिक हो तो नागरिकता मिल जाएगी। फिर तिथि क्या आती है, इसमें और तिथियां हैं। फिर है 3 दिसंबर 2004 के बाद वैसा व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो और वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कैंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो। इसे देख लीजिए, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। बाहर में जन्मा
कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर, क्योंकि हमारे वंश यहां से विदेश गए हैं, इसलिए वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है इसके लिए? यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कंसुलेट में उसका जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो। क्या करना है कि उसका जब जन्म होता है भारत के बाहर, तो आपको आकर के भारत में एक भारतीय कंसुलेट है जिसमें आपको लाकर के पंजीकरण कराना पड़ेगा। आप विदेश में गए हैं, बच्चे का जन्म हुआ, आकर के यहाँ कंसुलेट, भारतीय कंसुलेट में पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण जन्म के 1 माह के अंदर न कराया गया हो, यानी कि आपको तब नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर 1 महीना के अंदर करा दिए हैं तो नागरिकता मिल जाएगी। या केंद्र सरकार के समझ से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो, इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता जो है को इस आशय या शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। ये शपथ पत्र एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के पास किसी अन्य देश का कोई पासपोर्ट नहीं है, यदि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो 2 देशों की नागरिकता नहीं हो सकती जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता को त्याग नहीं देता। उसको अन्य देश की नागरिकता को परित्याग करना पड़ेगा वयस्क होने के बाद 6 माह के अंदर में। अगर वो कोई नाबालिग है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अगर किसी अन्य देश का वो नागरिक जन्म के साथ हो गया है, तो जैसे ही वो वयस्क होगा, वयस्क यानी कि 18 ईयर्स का हमारे यहाँ के अनुसार होगा, तो उसे उस देश की नागरिकता त्यागनी होगी जिस देश का वो नागरिक है, तो फिर हमारे यहाँ की नागरिकता मिलेगी। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। नागरिकता मिलती है फिर हमारे यहाँ पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो, लीगली रूप से भारत आया हो और भारत में रह रहा हो, को भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। ठीक है, प्रवासी हो, अवैध प्रवासी न हो, लीगल तरीके से भारत में आया हो और नागरिकता चाहता हो, तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है, पंजीकृत कर सकती है। तो क्या इससे कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसके संबंध में हम लोग देखते हैं। श्रेणी पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। वैसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो और नागरिकता प्राप्ति आवेदन देने से पहले भारत का नागरिक हो, भारत का मूल निवासी हो, पहले भारत का मूल निवासी हो, और जो नागरिकता प्राप्त अगर उसे जिस तिथि को आवेदन कर रहा है उससे पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में
रह चुका हूं तो नागरिकता मिलेगी। तीसरा का पहला ए, दूसरा, हाँ श्रेणी, सॉरी पहला ए, दूसरा, श्रेणी में 2, मैं श्रेणी की बात कर रहा हूं यहां। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत से के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो तो भारत की नागरिकता पंजीकरण करा सकता है। जो अविभाजित भारत का, अविभाजित भारत में रह चुका हो, कौन व्यक्ति? जो मूल निवासी हो, मूल वंश का हो, कह सकते हैं, भारतीय मूल का हो, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, पंजीकरण करा सकता है। तीसरा, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ये 7 वर्ष याद रखेंगे। भारत के किसी नागरिक से शादी करनी होगी, शादी अगर हुई है, विवाह, तो 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ एक आई है पाकिस्तान से सीमा, उसे नागरिकता चाहिए तो कैसे नागरिकता मिलेगी? उसके माता पिता में से कोई यहाँ रहे हो उसके आधार पर, लेकिन अगर जैसे आई है तो 7 वर्ष उसे भारत में रहना पड़ेगा। घ यानी कि अगला है कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हों, उनको भी नागरिकता मिलेगी। जो भारत के नागरिक हैं, नागरिक के बच्चे, नाबालिग बच्चे जो हैं, नागरिकता मिल जाएगी उनको। फिर आगे कैसे नागरिकता मिलेगी? कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। ऑलरेडी माता पिता का पंजीकरण हो, पंजीकृत माता पिता के बच्चे, ऑलरेडी वो नागरिक है तो उनके बच्चे को मिल जाएगा। या फिर वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर सकता है, 1 साल तक वह रह सकता है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण के इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने तक वो भारत में वह भी रह सकता है। और एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, यानी कि जब संयुक्त भारत था, पाकिस्तान भारत बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले पैदा हुए हों और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूभाग के निवासी हों, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। फिर इसके लिए एक शपथ पत्र है जो उनको मिलता है करने के लिए। तो इन श्रेणियों में अगर नागरिकता किसी को पंजीकरण कराना है तो एक एफिडेविट देना होता है और एफिडेविट में यह कहना होता है कि मैं, अपना नाम वो देगा, शपथ पत्र में मैं अपना नाम देगा और यह प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूंगा या रखूंगी, मैं भारत की विधि का पालन करूंगा या करूंगी तथा भारत के नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करूंगी या करूंगी। यही शपथ पत्र में उसको करके अपना पंजीकरण करा देना है। शपथ पत्र के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर चौथी है, हम लोग कैसे नागरिकता देते हैं,
या मिलता है प्राकृतिक रूप से। चौथी नागरिकता मिलती है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से नागरिकता कैसी होगी? हम लोगों ने 5 प्रकार की बात की थी, तो ये चौथा प्रकार है। इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो वैध प्रवासी न हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। तो कौन कौन सी योग्यताएं उसे रखनी होंगी? पहला योग्यता यह होगा कि ऐसे देश में से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यदि आप प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हमारे भारतीय जाकर के दूसरे देश में, और आप वहां के नागरिक हैं, हमारे यहाँ प्राकृतिक नागरिक बनना चाहते हैं, तो हम आपको प्राकृतिक नागरिकता नहीं देंगे। उसी देश को देंगे जहां प्राकृतिक रूप से नागरिक बन सकते हो हमारे भारतीय जाकर के। दूसरी बात, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। यदि जैसे आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो भारत की नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर जैसे ही स्वीकृत हो जाता है उस देश की नागरिकता जहां से आप आए हैं उसको आप त्याग देंगे। ठीक है। इसे प्राकृतिक क्या है? पहला क्या कहता है इसमें प्राकृतिक वाले में? कहता है कि जिस देश में भारत के लोगों को प्राकृतिक नागरिकता मिलती हो, प्राकृतिक नागरिकता मिलती हो, उन्हीं को हम भी देंगे। दूसरा है वह किसी अन्य देश का नागरिक हो और भारतीय नागरिक के लिए अपने आवेदन स्वीकृत होने पर वहां का नागरिक छोड़ दे। भारत में नागरिकता आवेदन स्वीकृत होने पर दूसरे देश की नागरिकता को त्याग दे या परित्याग कर दे। तीसरा, यदि वह भारत में रह रहा हो और भारत की सेवा में हो या उनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने की कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहना चाहिए। 12 माह पूर्व से आवेदन से 12 माह पूर्व से भारत में निवास करे। चौथा, यदि 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, साल भर पहले से वह भारत में रह रहा हो, आवेदन किया, उससे साल भर पहले से वो भारत में 14 वर्ष पहले से रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक थोड़ा अन्य हो, तो 11 माह से कम नहीं होनी चाहिए, वह नागरिक बन सकता है। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। फिर कंडीशन है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। जो हमारे 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं अनुसूचित हैं उन अनुसूची में भाषाओं का वो जानकार हो किसी एक का। उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जिसका भारत सरकार सदस्य हो, भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो।
इस प्रकार के नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि पर के आधार पर। क्षेत्र समाविष्टि, किसी राज्य को क्षेत्र को हमने शामिल किया है। पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। जैसे किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत को नागरिक घोषित कर देती है। ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं जो उस क्षेत्र में पहले से रह रहे हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया था और आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962, क्योंकि पांडिचेरी हमारे देश का हिस्सा बन गया था। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते यानी कि विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। जिसमें क्या क्या है आच्छादित विशेष प्रावधान? भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, क्योंकि असम 1 जनवरी 1966 को हम लोगों ने शामिल किया था उसे। भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के प्रवेश के समय से माने 1971 के पहले बांग्लादेश के से असम आया और उसने प्रवेश के समय से ही साधारणतया असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है को स्वयं को निबंधित कराना होगा और ऐसे निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो क्या है कि भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले 25 मार्च 1971 से पूर्व और जब हमारे यहाँ असम हमारे यहाँ जब शामिल हुआ था तब से, तो इस स्थिति में प्रवेश के समय से ही वो साधारणतया असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचान लिया गया है और जो स्वयं को निबंधित करना होगा उसे और ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्य के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार केवल नहीं रहेगा, बाकी जो एक नागरिक के भारत नागरिक के अधिकार मिलते हैं वो उसे मिलेंगे। फिर हम लोग देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति किन किन आधारों पर की जा सकती है? जब नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं तो क्या क्या कंडीशन है कि नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है, किस आधार पर नागरिकता समाप्त होगी? समाप्ति कैसे होगी? पहला है स्वैच्छिक त्याग, कोई स्वयं नागरिकता का त्याग करना चाहता हो। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, मतलब वो 18 वर्ष से ऊपर का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार उसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है, और जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह भारतीय नागरिक फिर से बन सकता है। त्याग अभी अगर कर रहा है तो बाद में उसका बच्चे जो है अभी नागरिकता त्याग
हो जाएगी उसके बच्चे की भी, लेकिन बाद में 18 वर्ष पूर्ण होने पर वो नागरिक बन सकता है भारत का। फिर है बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्तगी के द्वारा यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उसकी नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता वो ले लेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। युद्ध के समय ये सब नियम लागू नहीं होती, न नागरिकता स्वीकार की जाएगी न नागरिकता पे निरस्त की जाएगी। फिर तीसरा है वंचित करने द्वारा। वंचित करने द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि ये बातें होंगी। यदि नागरिक फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली गई हो, किसी ने फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, तरीके से नागरिकता ली हो, तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि नागरिक के संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि संविधान के प्रति अनादर जताएंगे तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नागरिक का है कि आपको अपने संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का आपका कर्तव्य है कि आप पालन करें। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, यानी कि युद्ध चल रहा था और शत्रु देश के साथ अवैध नहीं, गैर कानूनी कह सकते, गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो। इसके अलावा पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिकता को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। अगर आपने पंजीकरण कराया हमारे भारत की नागरिकता के लिए या प्राकृतिक नागरिकता आपने ले ली, लेकिन 5 वर्ष के दौरान हमारे यहाँ नागरिक बनने के आप किसी भी देश में 2 वर्ष अगर जेल में चले गए, कैद हो गई, तो आपकी नागरिकता भारत से गई। 5वां है नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रहा हो। आप कंटिन्यू भारत में से बाहर अगर 7 वर्ष तक रह जाते हैं, भारत के नागरिक हैं, 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं और इसकी सूचना भारत सरकार को नहीं देते हैं, तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए अगले क्लास में देखेंगे हम लोग नागरिकता के प्रकार।